नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। कहानियों की इस श्रृंखला में आज जिस कहानी को हम सुनने जा रहे हैं उसे लिखा है मृदुला गर्ग जी ने। कहानी का शीर्षक है स्थगित कल। ये मृदुला जी की एक लंबी कहानी है जिसे हम कुल 4 अंकों में सुनेंगे। आज हम कहानी का पहला अंक सुनने वाले हैं। शेष कहानी आगामी 3 अंकों में सुनी जाएगी। तो सुनना प्रारंभ करें। प्रवीण, कल मैंने आधा चम्मच टिक 20 खा लिया। खाकर अपनी पत्नी रमा को बतला दिया। वह फौरन मुझे अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने मेरा पेट धो दिया। जहर बाहर निकल गया। मैं घर लौट आया, सही सलामत, जिंदा। मैं जानता था ऐसा ही होगा। मैंने जानबूझकर टिक 20 कम मिकदार में खाया था। मैं मरना नहीं चाहता था, सिर्फ यह जानना चाहता था कि मौत के करीब पहुंचकर क्या होता है। अब मैं जान गया हूँ, मौत के करीब पहुंचकर कुछ नहीं होता। हम मर जाते हैं या नहीं मरते बस। अगर नहीं मरते तो घर लौट आते हैं, सही सलामत, जिंदा, जैसे कल मैं लौटा था। फिर जिंदा रहते हैं अगले दिन, जैसे आज मैं हूं। उसके अगले दिन, दिन पर दिन, ठीक वैसे जैसे कल थे। जिंदगी हमेशा बीते हुए कल की तरह गुजरती है। बात यही खत्म नहीं होती। कल के हादसे की वजह से एक और बात मेरी समझ में आ गई है। वह अहमियत रखती है। यह कुछ ना होना मौत के एकदम करीब पहुंचकर होता है, पहले नहीं। अगर हमें ठीक मालूम हो कि हम 2 साल बाद मर जाएंगे तो यह कुछ ना होना बहुत कुछ होने में बदल सकता है। बची हुई जिंदगी हम अपने तरीके से जी सकते हैं, बिना दिखावे, बिना समझौते। पर एक दिक्कत है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं महज 2 साल जीऊंगा, 2 साल पूरे होते ही फला तारीख को टिक 20 की पूरी पुड़िया खाकर मर जाऊंगा, तो मुझ पर हंसेंगे, मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, मुझे पागल कहेंगे या कम से कम खपती। मुझसे हमदर्दी जतलाना दूर, आप मुझसे नफरत करने लगेंगे। मुझे उन्हीं सामाजिक मूल्यों के बाटों पर तौलते रहेंगे जिन पर अब तक तौलते आए हैं। मेरे हर सच पर नाराज होंगे, हर झूठ को गले लगाएंगे और मुझे बीते हुए कल की जिंदगी जीने पर मजबूर कर देंगे। यूं सीधी सच्ची बात से काम नहीं चलेगा। सच पर कोई विश्वास नहीं करता। विश्वास करने के लिए बात विश्वसनीय होनी चाहिए, सच नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं कैंसर से पीड़ित हूं और 2 साल बाद मर जाऊंगा, तो आप फौरन विश्वास कर लेंगे। मुझे मोहलत पाई लाश समझकर हर सामाजिक गलती के लिए माफ कर देंगे। तब आप मुझसे बात बात पर सहानुभूति जतलाएंगे और मैं आपकी सहानुभूति नकार कर अपने मन की करने के लिए स्वतंत्र रहूंगा। मौत के करीब जिंदगी चाहे जितनी बेकार हो, मौत से छीनी हुई जिंदगी क्या मानी रखती है, मैं जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ।
हफ्ता पहले मेरे मुंह में एक छाला हो गया था। डॉक्टर को दिखलाया तो बोला कहीं कैंसर न हो, बायोप्सी करवाओ। बायोप्सी हुई। रिपोर्ट मिलने का दिन आया। डॉक्टर की दुकान पर गया तो डॉक्टर था नहीं, असिस्टेंट था। कहने लगा रिपोर्ट डॉक्टर साहब ही देंगे। मैंने कहा रिपोर्ट में कुछ है? बोला हाँ। मैंने कहा कैंसर तो नहीं है? बोला हाँ। तो वह डॉक्टर साहब ही आपको बताएंगे। डॉक्टर चाहे जो बतलाए, इतना मैं भी जानता हूँ कि कैंसर में आदमी बचता नहीं। 1-2 साल इतना ही मिलेगा जीने को। 1 साल, 2 साल। खूब गहरे बैठकर मैंने सोचा। 1 साल 365 दिन, 2 साल 730 दिन, 18,000 घंटे, 10 लाख मिनट, 6 करोड़ सेकंड, अनगिनत पल, बेशुमार लम्हे, मेरे, सिर्फ मेरे। सहसा डॉक्टर की दुकान के कोने में रखा पीतल का बरसों पुराना फूलदान धूप में तपते पारदर्शी शीशे के टुकड़े सा दमक उठा। सातों रंग झिलमिला गए एक साथ और उसमें खोसी गुलाब की अकेली कली, इकहरी हरी टहनी पर स्थिर, दो नुकीली हरी पत्तियों के बीच कैद, नारंगी रंग की सिमटी बंधी पंखुड़ियां मेरे देखते ही देखते सिहरी, खिली और फैल गई असीम में। फिर सामने प्रकाश के सोते उबल पड़े। मेरी अपनी देह से फूटकर बहने लगा प्रकाश, लरज लरज कर फिर मुझ में लौटकर फूटने लगा प्रकाश। और मैंने सुना प्रकाश की हिलोरों को आलोड़ित करता कोई गाए चला जा रहा है। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। कहाँ से आ रही है वह आवाज? मेरे भीतर से? बाहर से? अंदर बाहर सब तरफ वही प्रकाश है और वही गायन। मैं डूबा जा रहा हूँ उसमें। हाथ पांव मारने छोड़ दिए हैं मैंने। अब मैं शरीर नहीं, बस चेतना हूँ। अवचेतन में डूबकर उबर आया हूँ चेतन के विस्तीर्ण प्रकाश में। यह बिल्कुल तय है कि अगले 2 बरस में अपने तरीके से जीऊंगा। रात में मिस्टर वर्मा के यहाँ खाने का बुलावा है। मैं नहीं जाऊंगा। दावतों में मुझसे खाया नहीं जाता। खाने से लदी फदी मेज देखता हूँ तो उबकाई आने लगती है। नाक में घुसती पाक गंध से बोझिल हवा, कानों में पड़ता चम्मच कटोरियों का बेसुरा शोर, आंखों के सामने उठते खाना उड़ेलते हाथ। और मुझे दिखलाई देता है बेलापुर में पड़ा अकाल। सुनाई देता है भूखी मौत का सन्नाटा। नाक में भर जाती है सूखी मिट्टी की शमशान जैसी गंध। बचपन में देखा था वह अकाल। मन करता है चीख कर कहूं, जरा कम खाओ और बहुत हैं खाने वाले। गनीमत है कहता नहीं। उनकी हंसी नहीं झेलनी पड़ती। मैं क्या जानता नहीं, और बहुत खाने वाले यहाँ नहीं आएंगे, और आ पहुंचे तो खा नहीं पाएंगे। मैं खा नहीं पाता। आंखें खोलकर कुछ ना देखता हुआ खाली प्लेट हाथ में लिए
जहाँ तहाँ खड़ा रहता हूँ। अब मेरा मन कुछ खाने को हो आया। ज़रूरत के लिए ज़बरदस्ती नहीं, स्वाद के लिए, अपनी इच्छा से। ठीक है, घर लौटकर एक बढ़िया सी का मसालेदार आलू का पराठा खाऊंगा। कल फैक्ट्री में इंस्पेक्शन है, वहाँ भी नहीं जाऊंगा। क्या करूंगा जाकर? बेकार है मेरा जाना। जानता हूँ मैनेजर उसे ठीक चला रहा है और चलाता रहेगा। कल मैं एक किताब पढ़ूंगा। कौन सी? जो सबसे पहले हाथ लग जाएगी वही। फिर रमा और बच्चों को लेकर चिड़ियाघर जाऊंगा। चिड़ियाघर क्यों? पता नहीं। क्या इसलिए कि वहाँ एक ताल है? सर्दियों में सर्द देशों से उड़कर तरह तरह की चिड़िया वहाँ आ बसती हैं, फिर गर्मियों में वापस उड़ जाती हैं। आजाद, मनमौजी, प्रवासी चिड़िया। उन्हें देर तक देखने की यह कैसी ललक है मेरे भीतर, पहले कभी क्यों महसूस नहीं की? कल मैं विपिन को बुलाकर उसे 500 रुपए दे दूंगा। उसने मांगे थे, मैंने दिए नहीं, टाल गया। नहीं दिए क्योंकि मैं विपिन को चाहता हूँ और नहीं चाहता कि वह मुझसे नफरत करे। अब बात और है, मुझे मौत के करीब जानकर वह मुझसे नफरत नहीं कर सकेगा। मैं मुस्कुराया, होठों से, आंखों से, रोम रोम से, फिर हंस दिया। तभी डॉक्टर आ गया। रिपोर्ट निकाल कर बोला, आपकी रिपोर्ट में कुछ नहीं मिला, मामूली छाला है, मिर्च मसाला मत खाइए, ठीक हो जाएगा। क्या कह रहे हैं आप? मैं इतनी जोर से चीखा कि डॉक्टर घबरा गया। हड़बड़ा कर बोला, क्यों? मिर्च मसाले के बिना नहीं रह सकते आप? मिर्च मसाले के बिना? वाह डॉक्टर, क्या मजाक है। मैं हंसा और हंसते हंसते रुक गया। मजाक बढ़िया होते हुए भी ठठाकर हंस ना सका। यह जानते हुए कैसे हंस सकता था कि अब मौत के बिना रहना पड़ेगा। बिना खाना खिलाए वर्मा किसी तरह नहीं मानेगा। फैक्ट्री के इंस्पेक्शन एकदम जरूरी है। किताब पढ़ने को समय कहाँ मिलेगा? चिड़ियाघर? बच्चे जाते हैं वहाँ। फिर मैं लौट आया था घर, जैसे आज लौटा हूँ, सही सलामत। पर डॉक्टर की दुकान पर गुजारे चंद लम्हों का एहसास मेरे अंदर बस गया था। रह रहकर मैं उस 730 दिन की जिंदगी को जीने को बेकरार हो उठता था। आसपास के घटनाक्रम से आंखें मूंद कर सांस लेता तो वही रोशनी मेरे भीतर लरच जाती। उसमें डूबकर बाहर निकलता तो दिमाग कहता, अनुभव पूरा नहीं हुआ, उसके दूसरे सिरे तक जाकर देखो। कहीं ऐसा ना हो कि मौत को बिल्कुल करीब पाकर डर जाओ। दूर खड़ी मौत को देखकर लहकते रहना एक बात है और उसे सीने से लगा पाना बिल्कुल दूसरी। तभी मैंने टिक 20 खा लिया, कम मिकदार में, और खाकर अपनी पत्नी को बतला दिया। मैं मौत के बिल्कुल करीब जाकर लौट आया। मेरा प्रयोग पूरा हो गया। मैं जान गया कि मौत के करीब पहुंचकर कुछ नहीं होता। न डर लगता है, न आज़ादी का एहसास होता है। पर यह जानने से मेरा नुकसान नहीं, फायदा हुआ। मैं और अच्छी तरह समझ गया कि थोपे हुए मूल्यों से बरी होकर
अपने तरीके से जी पाना ही असली जीना है और वह मौत का दिन तय किए बगैर नहीं मिल सकता। मौत की तारीख तय किए बगैर एक लीक पर जीते जाना भी कोई जीना है। आज मैं अपना प्रयोग पूरा करके घर लौट आया हूँ। नहीं जानता आगे ठीक क्या करूँगा। इतना महसूस कर रहा हूँ कि क्या करूँगा तय नहीं कर पा रहा, या करने की कोशिश नहीं कर रहा, या करना नहीं चाह रहा। देखते हैं क्या होता है। एक बात मुझे बराबर खाए जा रही है। विपिन की नफरत से बचने का उपाय नहीं है। कल या परसों उसे रुपए दे दूंगा। अब तक टाल सका यही कम अचरज है। लेकिन वह मुझसे नफरत करेगा। आदमी जब किसी से पैसे उधार लेता है तो उससे नफरत करने लगता है, खासकर तब जब उसके पास लौटाने की सामर्थ्य ना हो। मैं नहीं चाहता विपिन मुझसे नफरत करे, पर बचूंगा कैसे? पैसे दूंगा नहीं तब भी वह मुझसे नफरत करेगा, क्योंकि मेरे पास पैसा है। पैसा हो और आप देने से इनकार करें तो मांगने वाले को आपसे नफरत करने का पूरा अधिकार है, खासकर तब जब उसके पास ना हो और कभी आने की उम्मीद ना हो, और उसकी मांग मुनासिब हो और ज़रूरत से पैदा हुई हो। जब तक मैं जिंदा रहूंगा और मेरे पास पैसा रहेगा, कोई न कोई दोस्त मुझसे नफरत करता रहेगा। मुझसे लोगों की नफरत बर्दाश्त नहीं होती, या खुद अपनी। इसीलिए मैं मरना चाहता हूँ और इसीलिए मर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसा है। इसीलिए मुझे मर जाना चाहिए। न होता तो अपनी मौत की खबर सुनकर मुझे अपना ख्याल ना आता। आता सिर्फ बीवी बच्चों का। मौत से पहले की बाकी जिंदगी को अपने तरीके से जीने की कल्पना तक करने की हिम्मत नहीं होती। मौत के बाद उनकी बेसहारा जिंदगी की तस्वीर आंखों के सामने रंगी रहती। फिर जो मोहलत मौत मुझे बख्शती, उसे मैं उनके लिए जीने के साधन जुटाने में होम कर देता। अब मैं मर सकता हूँ। मरने से पहले जी सकता हूँ। इस शर्मनाक गुनाह के एहसास से छुटकारा पा सकता हूँ कि मेरे पास पैसा है। इस देश और काल में जिसमें लाखों करोड़ों इंसानों के पास नहीं है। मेरे पास है और उनके पास नहीं है। चोरी के महापातक से यह कुछ कम तो नहीं। विपिन, कल सुना प्रवीण ने T20 खा लिया। अविश्वास और आतंक से सना एक शब्द मेरे मुंह से निकला। क्या? मैं स्तब्ध होकर रह गया। आगे न कुछ बोल पाया न पूछ। अगला सवाल पूछने को बेकरार था, पर जबान साथ नहीं दे रही थी। तालू से चस्पा होकर रह गई थी। बार बार सवाल दिमाग में बज रहा था। मेरी खिंचती सांसों के बीच रुकावट डाल रहा था, पर होठों पर आने के पहले छाती के भीतर घुट जाता था। कहीं जवाब में उन्होंने कह दिया नहीं। न जाने कितनी कोशिशों के बाद जबान ने हरकत की और ये अल्फाज हकला दिए। ठीक तो है ना? जवाब मिला, हाँ, नागर अस्पताल में है। मैंने झपट कर साइकिल उठाई और अस्पताल की तरफ दौड़ा दी। मैं मरने से बहुत डरता हूँ। न डरता तो क्या होता? मर तो नहीं जाता। तब भी जीता
और ऐसे ही जैसे अब जी रहा हूँ, आने वाले कल की फिक्र में। आज का इंतज़ाम होते ही कल मुझ पर हावी हो जाता है। मैं उसे निपटाने की कोशिश में लग जाता हूँ। एक एक पल जीता हूँ जिंदगी का। जिंदा रहना क्या आसान काम है? अकेला तो हूँ नहीं, एक बीवी है, 4 बच्चे। मैं जीऊँगा तभी वे जी पाएंगे। मौत से डरे बगैर कैसे काम चलेगा? प्रवीण कहता है, जो मौत से नहीं डरता सिर्फ एक बार मरता है, और जो डरता है वह बार बार मरता है। हाँ, मरता है बार बार, पर अकेला मरता है ना, बीवी बच्चों को साथ लेकर नहीं। एक दिन की मौत झेली जाती है, दोबारा जीना मिल जाए तो। प्रवीण की खबर सुनकर लग रहा है जैसे कुछ खाकर प्रवीण नहीं, मैं मर रहा हूँ। प्रवीण मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त। एक दो नहीं, 30 बरस पहले हमारी दोस्ती कायम हुई थी, और तब से अब तक उसमें कोई फर्क नहीं आया। हफ्ते में 2 एक बार मिलना ने तो ना तो उसे चैन आता है ना मुझे। मेरा बस चले तो रोज मिलूं, सुबह शाम, सारा दिन साथ रहूं, जैसे स्कूल में रहता था। बेलापुर हाई स्कूल में पहली क्लास से 10वीं तक हम साथ साथ पढ़े थे। बेलापुर बहुत छोटा शहर था, वहाँ एक ही हाई स्कूल था। बेलापुर के सब लड़के वहीं पढ़ते थे। प्रवीण के पिता वहाँ की एकमात्र शक्कर फैक्ट्री के मालिक थे, और मेरे पिता वहाँ की एकमात्र डिस्पेंसरी में कंपाउंडर। 10वीं पास करके हमने अपने पिता का खानदानी पेशा संभाल लिया था। फिर जब भाग्य के फेर से बेलापुर शक्कर फैक्ट्री और उसके दम पर चलती डिस्पेंसरी एक साथ बैठ गई, तो हम दोनों दिल्ली आ बसे। उसने नई फैक्ट्री खोल ली और मैंने नई डिस्पेंसरी खोज ली। इस लंबे चौड़े शहर में आ बसने पर उसका घर मेरे घर से फरलांग 2 फरलांग नहीं, मीलों दूर हो गया है। पर हमारी दोस्ती में दूरी नहीं आई, बस मेरी पुश्तैनी साइकिल की कवायद जरूर बढ़ गई। बेलापुर में तो बेचारी जंग खाती पड़ी रहती थी। जब प्रवीण से मिलना होता है, मैं डिस्पेंसरी का काम निपटाकर सीधा उसके घर पहुंच जाता हूँ। घंटी बजाते ही वह खुद आकर दरवाजा खोल देता है। मालूम नहीं उसे कैसे पता चल जाता है कि घंटी मैं बजा रहा हूँ, वरना मैंने देखा है उसके घर की घंटी बजने पर नौकर आकर दरवाजा खोलता है, प्रवीण या उसकी बीवी नहीं। हम दोनों हमेशा प्रवीण के अपने कमरे में बैठते हैं, उसे चाहे स्टडी रूम कहें चाहे ऑफिस। बैठक में कभी नहीं। प्रवीण कहता है, बैठक इतनी बड़ी है कि वहां उसका दम घुटता है। मैं कहता हूँ, यह कैसे हो सकता है? वह हंस देता है, अच्छा, दम नहीं घुटता, नजर कमजोर हो जाती है। क्या मतलब? तेरा चेहरा ठीक से नहीं दिखता विपिन, वह कहता है, और मेरा हाथ पकड़कर अपने पास दीवान पर बिठला लेता है। मैं तेरा मतलब नहीं समझा। मैं दोबारा कहता हूँ तो वह हंस पड़ता है, कहता है, छोड़ यार, यह बतला, रूस क्यूबा में क्या करने जा रहा है? क्या ख्याल है तेरा? फिर हमारी बातों का सिलसिला शुरू होता है तो खत्म होने में नहीं आता। प्रवीण किताबें बहुत पढ़ता है, या कहना चाहिए पढ़ता था।
दिल्ली आने के बाद से उसकी फैक्ट्री इस रफ्तार से तरक्की कर रही है कि पढ़ने पढ़ाने का वक्त नहीं मिलता। कई बार प्रवीण की बातें मेरी समझ में नहीं आती, पर मतलब पूछने पर वह उनकी व्याख्या नहीं करता। हंसकर कह देता है, छोड़ यार, मेरा दिमाग तो पूरा भानुमति का पिटारा है। तू किताबें बहुत पढ़ता है यार, मैं कहता हूँ। हाँ, वही गड़बड़ है। चल आज से नहीं पढ़ूंगा। क्या ऐसा कहकर प्रवीण मुझे टाल दिया करता था? मैं तो यही सोचता था, हमारा एक दूसरे से कोई पर्दा नहीं है। अपनी छोटी बड़ी बात एक दूसरे को बतला देते हैं। लगता है मेरा ख्याल गलत था। अपने किसी खास दुख की बात प्रवीण ने कभी मुझसे नहीं कही, पर कोई गहरा दुख उसने जरूर अपने भीतर छुपा रखा होगा, वरना उसने कैसे खा लिया जहर। 4 दिन पहले मैं उससे मिला था। कुछ नहीं कहा था उसने, या कहा था मैं समझा नहीं, या समझने की कोशिश की और उसने हंसकर टाल दिया। उस दिन बहुत हंस रहा था वह, बिल्कुल बच्चों जैसी बातें कर रहा था बेलापुर स्कूल की, और हाँ, चिड़ियाघर की। फिर पूरे 2 घंटे मैं उसके पास बैठा रहा था, हमेशा की तरह बतियाता रहा था। अरे हाँ, याद आया, बेलापुर स्कूल में अपनी दोस्ती का पहला दिन याद करके हंस रहे थे हम लोग। क्या दिन थे बचपन के। मैं हमेशा से इसी तरह का दुबला पतला कमजोर काठी का आदमी रहा हूँ। बचपन में स्कूल के दमदार लड़कों को मुझे पीटने में बड़ा मजा आता था। अभी स्कूल जाते हुए कुछ दिन हुए थे कि क्लास के 2-3 मुस्टंडे लड़कों ने मुझे पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। मैंने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके उन पर हाथ पैर चलाए, पर वाकई पिटाई किसकी हुई आप अंदाजा लगा सकते हैं। तभी मैंने देखा एक गोल मटोल लड़का उल्कापात की तरह उन पर आ टूटा है। आंधी के बगुले सा चक्कर काटता वह ताबड़तोड़ लात घूंसे चला रहा है और बेतहाशा रो रहा है। उसके अप्रत्याशित आक्रमण से वे लोग चौंके, फिर उसे जार जार रोता देख हंस दिए। गर्दन से पकड़कर मक्खी समान अलग छिटक दिया। मुझे 2-4 घूंसे और जमाए और भाग खड़े हुए। वह गोरा मोटा लड़का वैसे ही रोता रोता आया और मुझसे लिपट गया। अबे क्या है? मैंने डांट कर कहा। रोता क्यों है? वह रोता रहा। चुप कर। मैंने डपट कर कहा। चुप कर। वह रोता रहा। चुप करेगा या नहीं? मैं चीखा और खींचकर एक घूंसा उसकी पीठ पर जमा दिया। उसका रोना एकदम थम गया। भौचक वह मुझे देखता रह गया। अब बता, मैंने कहा, तू किस लिए रो रहा है? उन्होंने तुझे इतना मारा? उसने कहा। तो? मैंने तमक कर कहा। तुझे टसुए बहाने के लिए किसने कहा? वह हक्का बक्का बड़ी बड़ी गीली आंखें खोले मुझे ताकता रहा। मुझे उस पर प्यार आ गया। उल्लू के चरखे, मैंने कहा और उसके गले में बाहें डाल दी। वह दिन था और आज का दिन। मैं साइकिल दौड़ाता सीधा अस्पताल आ पहुंचा। पता चला डॉक्टरों ने उसका पेट धोकर गंदगी बाहर निकाल दी है और उसे बचा लिया है।
वे आराम से सो रहे हैं, उन्होंने कहा, पर मुझे उससे मिलने नहीं दिया। मैंने कितना कहा, आरजू मिन्नत की, पर वे नहीं माने। इस वक्त उन्हें आराम की ज़रूरत है, उन्होंने कहा। कल वे घर चले जाएंगे, फिर उनके घर वाले जाने और आप। कल से पहले मिलना नहीं होगा। कल यानी आज। अस्पताल से पता चला वह घर लौट गया है, सही सलामत। आज मैं उससे मिल सकता हूँ। अभी जा रहा हूँ उसके घर। डॉक्टर कह रहे थे वह बिल्कुल ठीक है। फिर भी जब तक देख न लूं, तसल्ली नहीं होगी। क्या वह खाने का कुछ भी बुरा असर नहीं पड़ा होगा? प्राण तो डॉक्टर ने किसी तरह बचा लिए। दिल्ली का सबसे बढ़िया अस्पताल जो था, वरना वह खाकर बच निकलना क्या आसान है? मेरे जैसा आदमी तो खैर छोड़ो। प्रवीण बच गया, वही बड़ी बात है। पर बार बार मन में यह खौफ घिर आता है, उसने वह खाया क्यों? एक बार खा सका तो मौका मिलने पर दोबारा नहीं खा लेगा। जिंदगी और मौत के बीच का फासला है कितना? 4 अंगुल का, एक पुड़िया टिक-20 का, बित्ते भर चाकू का, छोटी सी एक छलांग का। वह तो एक धुंध सी छाई रहती है उस पर, जिससे लगता है मीलों लंबी दूरी बीच में है। एक बार पांव उठाकर आदमी जीवन की लक्ष्मण रेखा लांघ जाए तो बचता क्या है? जब चाहे फासला मिटाया जा सकता है, जब चाहे प्रवीण दोबारा कुछ खा सकता है। आज, कल, परसों, किसी भी दिन। नहीं, नहीं, मैं इतना निराशावादी क्यों हूं? पागलों की तरह जबरदस्ती यह क्यों सोचे चला जा रहा हूं कि प्रवीण ने वह जानबूझकर खाया है? अरे भाई, गलती से भी तो खाया जा सकता है। गलती से ही खाया होगा, धोखे से कुछ और समझकर खा लिया होगा। जल्दबाजी में क्या कम रहता है? जानबूझकर भला क्यों खाने लगा? सच, मेरा दिमाग भी पूरा शैतान का चरखा है। पर धोखे से क्या कोई खा सकता है? मुंह में लेते ही थूक नहीं देगा। आखिर कीड़े मकोड़े मारने की दवा है टिक-20। जायका खुशगवार होने से रहा। जबान बगावत नहीं कर देगी। बस अब मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचूंगा। जो पता करना है उसी से करूंगा। जाते ही पूछूंगा, बतला क्यों खाया तूने वह? लापरवाही की भी हद होती है। उसके घर की तरफ दौड़ती साइकिल की रफ्तार मैंने और तेज कर दी। आधे घंटे का रास्ता आज 15 मिनट में तय कर लेना है। मेरे लिए यह मुश्किल काम नहीं है। साइकिल दौड़ में मेरा जवाब नहीं, ये सर। ओ भगवान, ब्रेक मार! मैं धचक कर रुक गया। प्रवीण कहीं यह तो नहीं सोचेगा मैं रुपए मांगने उसके पास आया हूं? 10 दिन पहले 500 रुपए उधार मांगे थे। उसने कहा था इंतजाम करने में कुछ वक्त लगेगा। कल उनके बारे में पूछने गया था कि पता चला वह अस्पताल में है। मुझे रुपयों की सख्त जरूरत है। 20 दिन हुए मेरी नौकरी छूट गई। डॉक्टर साहब विलायत चले गए। वैसे बेचारों ने 1 महीने का नोटिस और सिफारिशी चिट्ठी दी थी, पर दूसरी नौकरी अभी तक मिली नहीं।
शहर के सभी छोटे डॉक्टरों के पास लगता है अपने अपने कंपाउंडर हैं। बड़े डॉक्टरों के पास अपने डॉक्टर शर्मा की सिफारिश से काम चलेगा नहीं। थे भी टिटपुजिया डॉक्टर, इसीलिए बेचारे विलायत चले गए। मैं पहले ही जानता था, पर करता क्या। अस्पताल में नौकरी पाने लायक मेरे पास माकूल डिग्री नहीं है। घर के खर्च के लिए कम से कम 400-500 रुपये माहवार चाहिए। डॉक्टर शर्मा मुझे कुल 250 देते थे, पर 2-250 मैं दिन में मरीजों को इंजेक्शन वगैरह देकर कमा लेता था। बधी बधाई तनख्वाह के ऊपर और कितना कमा सकता हूँ, यह चुनौती हर पल मुझे आने वाले कल की तरफ खदेड़ती रहती थी। आज जो हुआ सो हुआ। सुबह नींद पूरी करके उठूंगा तो वह बीता हुआ कल होगा, मेरे लिए बेकार। पर कल, आने वाला कल आज से बेहतर हो सकेगा। जिंदगी हमेशा आने वाले कल से टक्कर लेती गुजरती है। पर अब मैं जानता हूँ, बिना किसी डॉक्टर की नौकरी किए ये ऊपर वाले मरीज टिकने वाले नहीं। 10 दिन पहले एक उम्मीद बंधी थी। डॉक्टर मजूमदार के प्राइवेट क्लिनिक में कंपाउंडर की जगह खाली हुई है। वहीं के छोटे डॉक्टर श्रीवास्तव ने नौकरी दिलवाने का आश्वासन दिया है, बशर्ते मैं उसे 500 रुपये दूं। घूस नहीं, नहीं, मेहनताना। हर हालत में मुझे 500 रुपये चाहिए। सिर्फ प्रवीण मुझे वह रुपए दे सकता है। इससे पहले उससे कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। बेलापुर से छूटकर दिल्ली आया तो पिताजी की कुछ जमा पूंजी साथ थी। नौकरी मिलने तक दुखम सुखम काम चल गया था, पर अब हाथ में कुछ नहीं है। दिल्ली के खर्चे भगवान बचाए। नौकरी फौरन मिलनी चाहिए। बिना नौकरी पैसा नहीं आएगा, बिना पैसे नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी मिल जाए तो पैसा लौटा दूंगा, यही सोचकर प्रवीण से रुपए मांगे थे। 10-12 दिन में इंतजाम करने को कहा था उसने। आज उसका हाल पूछने जाऊं और वह समझ बैठे मैं रुपयों की मांग दोहराने आया हूं। छी छी, डूब मरने जैसा होगा मेरे लिए। तो ना जाऊं, हाल पूछने भी ना जाऊं। क्या सोचेगा प्रवीण, मरकर बचा और विपिन देखने तक नहीं आया। बस इसी दम पर दोस्त कहता है अपने को। नहीं नहीं, इससे तो डूब मरूं तो अच्छा हो। पता नहीं कब मैंने बेमन से पैडल मारने शुरू कर दिए और साइकिल धीमे धीमे आगे बढ़ने लगी। ठीक है, मैं दरवाजे की चौखट पर पांव रखकर पूछूंगा, तू ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है ना? रुपयों की बाबत अगर उसने खुद बात छेड़ी तो मैं उसे चुप करा दूंगा। पहले तू ठीक हो जा, तब देखा जाएगा। तू ठीक रहे, समझ, सब कुछ मिल गया मुझे। पता नहीं छोटा डॉक्टर श्रीवास्तव कितने दिन रुकने को तैयार होगा भी या नहीं। कह रहा था 50 उम्मीदवार हैं। मान लो कल रुपए लेकर उसके पास नहीं पहुंचा और नौकरी उसने किसी और को दिलवा दी, बेमौत मारा जाऊंगा। उन सब का क्या होगा? बीवी बच्चों का? प्रवीण। मैंने विपिन को 500 रुपये दे दिए, उसे बुलाना नहीं पड़ा। मेरा दोस्त खुद हाल पूछने चला आया। रुपयों की बात उसने मुंह से नहीं निकाली, बार बार यही पूछता रहा, तू ठीक है ना? अब ठीक है ना?
बिल्कुल ठीक है ना? मैंने खुद कहा, उस दिन जो रुपए तुझे चाहिए थे, उनका इंतज़ाम हो गया। ओह! कहकर उसने एक बार मेरी तरफ देखा और चुप हो गया। कुछ इस तरह कि मुझे लगा वह धारा प्रवाह बोले जा रहा है। मैंने रुपए आगे बढ़ा दिए। उसने उंगलियों के पोरों से पकड़कर ले लिए। पूरा हाथ नहीं लगाया। लेने वाला रुपयों को हमेशा इस तरह क्यों पकड़ता है, जैसे किसी अछूत को छूने का साहस कर रहा हो? नहीं, अछूत रुपया नहीं, देने वाला होता है। क्षण भर को विपिन की आंखों में नफरत की लपट कौंधी। फिर उसकी जगह भय ने ले ली। मोमबत्ती की लौ को पीछे धकेलकर बिजली का तार छू गया। होठों को ढीला करके उसने त्रस्त स्वर में पूछा, तूने वह क्यों खाया था? ओह! इस डर ने पछाड़ दिया है मेरे दोस्त की नफरत को। मेरी मौत के डर ने? पर यह कितनी देर चलेगा? हूं तो मैं जीवित ही ना। क्या जवाब दूं विपिन के इस सवाल का? कह दूं वह एक प्रयोग था, एक अनुभव हासिल करने के लिए मैंने वह खा लिया था जिसका नाम लेते वह डर रहा है। वह जहर। विश्वास करेगा वह? कभी नहीं। सोचेगा मैं झूठ बोल रहा हूं, उसका मखौल उड़ा रहा हूं। पैसे दे रहा हूं ना, इसीलिए। उसे लगेगा जरूर मैं सोचता हूँगा उसका क्या है, जो चाहे कह सकता हूँ, हर तरह के ताने कस सकता हूँ। पैसा जो दिया है, एक बार फिर उसकी आंखों में नफरत उभर आएगी। इस बार कौंध कर बुझेगी नहीं, फैलकर जमती चली जाएगी। बतलाना, विपिन कह रहा था। क्यों खाया तूने वह? सहसा मेरे लिए सब कुछ सहज हो गया। मुझे जवाब मिल गया। मिल क्या गया, याद आ गया। कल सारा दिन बिस्तर पर लेटे लेटे वही सब तो सोचा था। विपिन, मैंने कहा, कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। पर क्यों? वह क्यों? विपिन, तू मेरा दोस्त है, सबसे प्यारा दोस्त। तुझसे नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा? दरअसल मैं ज्यादा दिन जीने वाला नहीं हूं। क्यों? क्या हुआ? विपिन, मैंने कहा। बार बार उसका नाम लेना मुझे भला लग रहा था। विपिन, मुझे कैंसर है। क्या? क्या कह रहा है? हाँ विपिन, मैं 1 साल से ज्यादा नहीं जीऊंगा। इसीलिए तूने वह जहर? आखिरी शब्द पर उसकी आवाज टूट गई। मुझे लगा कैंसर शब्द के भयानकता से डर कर ही वह जहर शब्द का उच्चारण कर पाया है। और कुछ ना कहकर वह भयभीत करुण नजर से मुझे ताकता रहा। मुझे उस पर तरस आने लगा। अपने हाथ में उसका हाथ लेकर मैंने कहा, हाँ विपिन, अब सोचता हूँ वह गलत था। 1-2 साल जीने को मिलते हैं तो वही सही। जिंदगी से भागूं क्यों? नहीं विपिन, अभी नहीं। मैं 2 साल बाद मरूंगा।
विपिन की आंखों में आंसू आ गए। उसने उन्हें रोका नहीं, गालों पर लुढ़क आने दिया। कितना रोमांचक था। आज से पहले मैंने कभी विपिन को रोते नहीं देखा। वह कहता है उसे रोने से नफरत है। कहता है उसकी डिस्पेंसरी में सैकड़ों मरीज आते हैं, उसे उनसे हमदर्दी है। पर उनमें से कोई रो देता है तो उसकी सारी हमदर्दी भाप बनकर उड़ जाती है। घाव पर मरहम पट्टी करते या बाह में सुई घुसेड़ते उसके हाथ सख्त पड़ जाते हैं। वह कहता अपनी बीवी से वह प्यार करता है, उसकी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। पर चाहना और करना दो अलग चीजें हैं। चाह कर ना कर पाने पर उसे दुख होता है। कुछ कर दिखाने के लिए वह जी जान से मरीज इकट्ठा करने में जुट जाता है। ज्यादा कमाने की कोशिश में खून पसीना एक कर देता है। पर अगर उसकी बीवी अपनी मांग पेश करते हुए उसके सामने रो पड़े तो वह काट हो जाता है। तब उसकी ख्वाहिश को नजरअंदाज कर देने में उसे न दुख होता है न पश्चाताप। खुद विपिन को मैंने कभी बचपन में भी रोते नहीं देखा। दुबले पतले कमजोर काठी के विपिन को तंग करने में स्कूल के पले पलाए मुस्टंडे लड़कों को बड़ा मजा आता था। पर उसकी कितनी भी पिटाई क्यों न की जाए, विपिन रोता नहीं था। वही विपिन अब मेरे सामने बिना झिझक रो दिया है। मेरा दिल भर आया। लगा अगले 2 साल में सचमुच जी सकूंगा, फिर आसानी से मर सकूंगा। पर हाँ, इस बार साइनाइड का इंतजाम कर रखूंगा। टिक 20 से कहीं बेहतर रहेगा। तुरंत असर और बिना दर्द छुटकारा। नहीं नहीं, मैंने सुना विपिन कह रहा है तू इलाज के लिए अमेरिका चला जा। इतनी तरक्की की है मेडिकल साइंस ने, वहां इसका कुछ ना कुछ इलाज जरूर होगा। नहीं विपिन, मैंने कहा, वहां भी कुछ नहीं होगा। तूने पता किया है? मुझे मालूम है। मैं पता करूंगा। तू अपनी सब रिपोर्ट मुझे दे। मैं पता कर चुका विपिन। अच्छा। विपिन का स्वर रुध गया। एक बार जाकर देख लेते। जाने में कोई दिक्कत तो है नहीं, उसने कहा। मैं जानता था वह क्या सोच रहा है। इतना पैसा होते हुए, अमेरिका जाने की सुविधा रहते हुए भी मेरा इलाज नहीं हो सकता। कैसी विडंबना है। एकाएक विश्वास कर पाना कठिन है। क्या सचमुच? पर उसका सोचना मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता था। मैं आजाद था। मैं उसका हाथ अपने हाथ में लिए चुपचाप बैठा रहा। धीमी आवाज में अटक अटक कर कहा गया उसका वाक्य चुप्पी में जाकर गुम हो गया। उसने अपना माथा मेरे हाथ पर टिका दिया। हम दोनों देर तक चुप बने रहे। अपने हाथ पर उसके आंसुओं का गीलापन महसूस करता मैं एक अद्भुत तृप्ति से भर उठा। आज कहानी को यहीं विराम देते हैं। शेष कहानी अगले अंकों में हम सुनेंगे। कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार कमेंट्स के जरिए हम तक आने दें। यदि आपको पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर भी कर सकते हैं। जो भी नए सदस्य चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानियों और उनके प्रस्तुतिकरण से संबंधित यदि कोई विचार, सुझाव, आलोचना या फरमाइश आपके पास हो तो उसे आप कमेंट्स के जरिए हम तक आने दें। इसके अतिरिक्त अपने पसंद की कोई कहानी, उपन्यास, अपने पसंदीदा लेखक की कोई रचना यदि आप हमारे द्वारा सुनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।